नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हमारा मौजू है कि कोरोना के नाम पर और कोरोना के बहाने कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनकी छोटी तिजारत है या छोटा बिजनेस है, या जो कहीं स्कूलों में पढ़ाते हैं, या जो कहीं छोटे लेवल पर कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं, किस तरह से इन्हें कई तरह के मुश्किलात का सामना है। हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हालात दिल्ली में या मेरठ में या फिर पटना में या दूसरे शहरों में भी किस तरह से हालात बदल रहे हैं। लेकिन शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज़ से। इस वक्त की अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने तशवीश का इजहार किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर उन्होंने तशवीश जताई है। उन्होंने इसका अफसोस जाहिर किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। इस हवाले से इस खबर को जो सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बहुत तशवीश की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के हुक्म पर रोक लगाई है, इसका कहना है, और दिल्ली हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। ये भी खबर अहम है। बाद अस्पतालों में 7 दिन से भी कम का बचा है ऑक्सीजन, और इसके हवाले से दिल्ली के वजीर सेहत ने ये बात कही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफ़ी तशवीश। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 6 से 7 दिनों का ही बचा है ऑक्सीजन, और दिल्ली हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। हमारी सैलरी जनवरी में आई है और जनवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी। 8-8 महीने अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो घर में हमें परेशानियां तो होंगी ही। स्कूल वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं। तो ये है वो कहानी जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं तफसील के साथ, कि किस किस सतह पर, किन किन इदारों में और कहां कहां कोरोना के नाम पर लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, नाइंसाफी हो रही है, और अक्सर जगहों से शिकायत आ रही है कि बेरोजगारी पैदा नहीं हो गई बल्कि बेरोजगारी जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो इस बारे में चूंकि हम जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की हुकूमत जो है वो इस बात को कहते नहीं थकती। जब मजदूरों के पलायन का मामला आया था तब भी उसने कहा था कि मजदूरों के हम पूरी तरह से खबरगिरी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में ही खुद वहाँ पर 8 महीनों से वहाँ जो मुलाजमीन हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इनमें अक्सर मुलाजमीन ख़वातीन भी हैं, और एक तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और उसके बाद इनके साथ सितमज़रीफ़ी ये है कि तकरीबन 8 महीने हो गए हैं इन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं। कई तरह की मुश्किलात से ये दो चार हैं। वैसे ही सूरत हाल हम आपको मेरठ के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। अब ख़ास तौर से फिर पटना के बारे में आपको हम बताएंगे कि पटना में मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है उसमें लगातार करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, और इन तीनों मामलों पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 नुमाइंदे भी। दिल्ली से खुर्रम शहजाद जुड़ेंगे, पटना से महफूज जुड़ेंगे, और मेरठ से तंजीर अंसार जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में जो वहाँ दिल्ली का वक्फ बोर्ड है जो दिल्ली हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, और उस वक्फ बोर्ड से जुड़े मुलाजमीन की दास्तां क्या है, कैसे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना है एक ऐसे दौर में जब 1 महीने की तनख्वाह भी किसी को देर से मिलती है तो कई तरह की मुश्किलें सामने आती हैं, और जब 8-8 महीने तनख्वाह ना मिलती हो तो ज़रा सोचिए उनके साथ किस तरह के वाक़यात पेश आते होंगे, कितनी परेशानियों से गुजरते होंगे। सबसे पहले आपको हम बयान सुनाते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का। लास्ट जनवरी में मिली थी, 2020 जनवरी में, तो 7 महीने हो के 8वां महीना चल चुका है, और सैलरी का कोई अभी पता नहीं है कि कब तक हमें सैलरी मिलेगी। और ऑब्वियस है कि 8-8 महीने अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो घर में हमें परेशानियां तो होंगी ही। बच्चे हैं और मैं सिंगल मदर हूँ, तो इस वजह से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा ऑफिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे अभी तो लास्ट मंथ मैंने फ़ीस भी ऑफिस वालों से बोल के ही पे कराई है। एसओ सर है हमारे महफूज सर, फ़ीस भी मैंने उनसे पे कराई है, क्योंकि अब तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 8 मंथ काफ़ी होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सवाल है कि हम लोगों ने लॉकडाउन में हमने कोरोना के डर से भी घर में नहीं बैठे हैं हम,
ऑल्टरनेट डेज पे हम 300-300 रुपये ऑटो का पे करके आए हैं। हमारी सैलरी जनवरी में आई है और जनवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी। मैं विडो हूँ, मेरे साथ 2 बच्चे हैं और एक 80 ईयर्स की मेरी बूढ़ी सास है और कर्ज़ा ले लेके मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। वो भी बीमार रहती हैं, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। आज भी मैंने कर्ज़ा लेके उसको 1500 रुपये की पता नहीं किस तरीके से दवाई दिलाई। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, मेरी आँख में मोतिया का पानी आया हुआ, उसका ऑपरेशन होना है। एक ज़ुबान के नीचे मेरी गांठ भी, उसका भी ऑपरेशन होना, वैसे भी बीमारी। अब पैसा नहीं है तो इलाज भी नहीं कर पाएंगे। जब खाने को हम नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? मैनेज करना है तो कर्ज़ा ले लेके आ रहे हैं, बस नहीं मिलती है हमें। और हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी हम किसी तरह से हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दी, पूरी टाइम पे अंजाम दी। बस हम यही दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी सैलरी हमें दे दी जाए। टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि पहले हम लोग 2 लोग एथोराइज सिग्नेटरी थे, CEO SM अली साहब और एक मैं। CEO साहब का ट्रांसफ़र हो गया, अब ही इज़ नो मोर CEO, तो एथोराइज सिग्नेटरी भी नहीं रहे। तो ये है दास्ता वक्फ बोर्ड दिल्ली में जो वहाँ मुलाजमिन हैं, उनके 8 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिले। हमारे साथ कई नुमाइंदे हमारे जुड़ रहे हैं अलग अलग मौजू पे। हम खुर्रम के बारे में बता रहे हैं, खुर्रम शहजाद ने इस स्टोरी को कवर किया है। हम खुर्रम से सीधे बात करेंगे। खुर्रम और महफूज भी हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। पटना के इशू पे महफूज हमसे बातचीत करेंगे हम महफूज से। खुर्रम, दिल्ली के इस मौजू पर ख़ास तौर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली हुकूमत यानी कि वहां के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल या उनका पूरा अमला, उनका पूरा काबीना, ख़ास तौर से दिल्ली हुकूमत के जो तारीफ़ें इस बात को लेकर होती रहती हैं कि वहाँ पर कभी किसी तरह की ऐसी देरी या ताख़िर नहीं हुई है। ये वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या कुछ हो गया कि 8-8 महीने से वहाँ मुलाजमीन जो है तनख्वाह के बगैर हैं? देखिए विशाल, अगर इस पूरे मामले को, इस मंजरनामे को अगर देखें तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा था, उसने जो प्राइवेट मस्जिदों के इमाम हैं उनको भी तनख्वाह देने की पेशकश की थी, एक स्कीम लेकर के आया था, तो वो भी उसको भी रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली हुकूमत ने हालांकि ग्रांट दे दी थी, लेकिन जो अफसरशाही का लेवल है, सतह है, वहाँ पर ज़रूर मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो सकता था और उस अपॉइंटमेंट की बुनियाद पर सिग्नेचर हो सकता था, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड में देखें तो सिग्नेचर करने वाले 3 लोग होते हैं। 9 करोड़ की जो ग्रांट है उनके पास मौजूद है, 37 करोड़ की ग्रांट दिल्ली सरकार ने मंजूर की थी, ग्रांट मौजूद है, लेकिन अफसरशाही है वो। इससे पहले जो CSM अली थे वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से जिन कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को रखा गया है उनका पैसा, उनका फंड दिया जाए। उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरे अफसर आए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, फ़िलहाल उनको वो क्वारंटाइन में जैसा मालूम हुआ है, लेकिन 2.5 महीने तक उन्होंने मीटिंग तलब नहीं की और उसकी वजह से सिग्नेचर का ऑथराइजेशन उनको नहीं मिला। बैंक को नहीं बताया, बैंक को उन्होंने नहीं बताया कि वो सिग्नेचर कर सकते हैं, तो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। एक अफसर हिमाल अख्तर की सूरत में एक मेंबर मौजूद हैं जो सिग्नेचर कर सकते हैं। अमानतुल्लाह खान का 8 सितंबर को नोटिफिकेशन हो गया कि मेंबर असेंबली के तौर पर दोबारा से वक्फ बोर्ड के मेंबर हो गए। नोटिफिकेशन 2-4 दिन के अंदर हो जाना था, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुना जाना था, यानी कि एक सिग्नेचर मेंबर आपको मिल सकता था जो चेयरमैन कर सकता था। खुर्रम, एक सिग्नेचर की वजह कर 8-8 महीने से तनख्वाहों से महरूम है ये जो मुलाजमीन है। उन्हें बता रही हैं कि वो सिंगल मदर हैं, कोई कह रही है कि वो बेवा हैं, ऐसे न जाने और कितनी वहां पर मुलाजमीन, वहां कितने मुलाजमीन होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसे बिल्कुल एक टेक्निकल वजह मानकर इसे पल्ला झाड़ा जा सकता है या फिर इसमें कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त लापरवाही देखी जा रही है? देखिए विशाल, इसको लापरवाही तो नहीं कह सकते, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं वक्फ बोर्ड और अमानतुल्लाह खान जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुसलमान वोट्स के लिए या मुसलमानों के लिए जो सियासत है, चाहे वो फसाद में काम करने का मामला हो, चाहे उससे पहले इमामों को सैलरी देने का मामला हो। फरवरी में उनको उस वक्त हटा दिया गया, इस बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर हटा दिया गया था कि कुछ वक्त के लिए इंतखाबात के दौरान वो मेंबर असेंबली नहीं रहे तो चेयरमैन भी नहीं रहे, लेकिन उस वक्त से इस मसले को लटका के रखा गया। दिल्ली में आप जानते हैं, यही बस सवाल है खुर्रम, आप जो कह रहे हैं कि मामले को लटका कर रखा गया, अगर कहीं कोई अफसर नहीं होता है तो उसका चार्ज किसी को दिया जाता है। जब वजीर आजम नहीं होते हैं तो नायब वजीर आजम के ओहदे पर कोई अगर होते हैं तो वो काम देखते हैं। हर सतह पर ऐसा देखा जाता है।
अगर वहां पर कोई अफसर नहीं था, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी वो नहीं थी, तो उसका चार्ज किसी को क्यों नहीं दिया गया? 8-8 महीने क्यों इंतजार कराया गया? अब भी कोई तय नहीं है कि कब उनकी सैलरी जो है उन्हें मिल पाएगी। देखिए विशाल, अगर नीयत साफ हो तो जो सीईओ थे, पुराने सीईओ एसएम अली साहब, वो भी दस्तखत कर सकते थे, हिमाल अख्तर और एसएम अली के दस्तखत हो सकते थे, और जो मौजूदा सीईओ हैं तनवीर अहमद साहब, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो भी दस्तखत कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली में मरकज़ का काफ़ी अमल दखल है और दिल्ली सरकार का भी अमल दखल होता है, तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो चेकलिस्ट नज़र आती है अख्तियारात को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाती है। अब अमानतुल्लाह खान का जो नोटिफिकेशन होना था वो नहीं हुआ है, वो फाइल एलजी हाउस भेज दी गई, वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो कई तरह की चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में जिसकी वजह से लटकाया जाता है, और ये दोनों सतह पर होता है, यानी कि कभी मरकज़ की सतह से हो जाता है, कभी दिल्ली सरकार की तरफ से लापरवाही होती है। बहुत सारे अफसर इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते और दूरी बनाकर रखते हैं, वरना 2.5 महीने हो गए। तनवीर अहमद साहब जो सीईओ हैं, नए सीईओ हैं, वो चाहते तो सिग्नेचर अथॉरिटी बन सकते थे, वो चाहते तो सिग्नेटरी अथॉरिटी बन सकते थे। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और मौजूद पर बात करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं महफूज का, जो हमारे साथ पटना से मौजूद है। महफूज, पटना में आज जो मुख्तलिफ मदरसा तंजीमों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी और उन्होंने सीधे तौर पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है। मुद्दा क्या है? क्यों मदरसा बोर्ड के चेयरमैन लगातार अपनी कारकर्दगी की वजह कर सुर्खियों में रहते हैं? क्या ऐसा कर दिया उन्होंने महफूज? देखिए विशाल, बिहार असेंबली इंतखाबात के वक्त मदरसा टीचरों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन को कटघरे में खड़ा किया जाना कई सारे सवालों को खड़ा करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां वज़ीर आला को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, वज़ीर आला से मांग की गई है कि चेयरमैन की बदउनवानियों की जांच की जाए। 6 तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन मदरसा बोर्ड के रिज़र्व फंड में खुर्द बुर्द कर रहे हैं जी। कई तरह के इल्ज़ाम है। इसको पहले मदरसा बोर्ड का दफ्तर एक सरकारी इमारत में था, जिसमें 1000 रुपया महीना मदरसा बोर्ड को देना होता था। अब मदरसा बोर्ड का दफ्तर एक निजी इमारत में गया है, जहां 3.5 लाख रुपया महीना दिया जा रहा है। यानी कि मदरसों के ऊपर माली बोझ भी कहीं ना कहीं चेयरमैन की जानिब से बढ़ाया गया है। साथ साथ जो रकम है SPQEM की रकम मरकज़ी हुकूमत की स्कीम के तहत मदरसा बोर्ड में आई 15 करोड़ के आसपास की रकम मदरसा बोर्ड में मौजूद थी काफ़ी दिनों से। उसको चेयरमैन ने कंप्यूटर खरीदा है मदरसों में भेजने के लिए, लेकिन बोर्ड से मंजूरी नहीं ली है। ये तमाम तरह के इल्ज़ामात जो है मदरसा टीचरों ने लगाया है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मांग और मुतालबात कोरोना के मद्देनज़र भी आप कह सकते हैं कि उठाया गया है। बिहार काबीना ने 9 साल पहले ये फैसला किया था कि 2459 मदरसों को मंजूर किया जाएगा। 9 साल में 814 मदरसे सिर्फ मंजूर हुए हैं। 9 साल में 2459 में से सिर्फ 814 मदरसे रेगुलर हुए, यानी उन्हें मंजूर कर लिया गया। नीतीश कुमार की हुकूमत इसी बात को लेकर इतना जो है वो मुसलमानों के बीच इस बात को, या अक़लियतों के बीच इस बात को लेकर कहती है, या उनके वज़रा कहते रहते हैं कि जितना ज़्यादा काम इस हुकूमत में हुआ है उर्दू के हवाले से, मदरसों के हवाले से, वो किसी में नहीं हुआ। ये 9 साल में मदरसों को मंजूर करने का ये रफ्तार है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात उठाया लोगों ने, 6 तंजीमों ने इस बात को रखा कि महकमे तालीम में करीब 700 ऐसे मदरसे हैं जो फाइनल स्टेज में हैं, जिनकी जांच मुकम्मल हो गई है और महकमे तालीम उसको मंजूर नहीं कर रहा है। नतीजे के तौर पर असातिज़ा दाने दाने को मोहताज हैं, कहीं से कुछ पैसा नहीं है कि वो घर का काम चला सकें। और कोरोना के मामले में बिहार में वैसे ही रोज़गार का आलम जो है बिल्कुल खस्ता हाल है। आप जानते हैं कि बिहार में 1,71,000 से ज़्यादा कोरोना के मुतासरीन की तादाद पहुंच गई है। 13,500 लोग अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। 873 लोगों की मौत हो गई है। बाहर से जो मज़दूर बिहार आए हैं वो भी रोज़गार को लेकर जो है उनके सामने भी एक मसला खड़ा है। तो बिहार के असेंबली इंतखाबात को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियां सियासत ज़रूर कर रही है, बुनियादी सवाल को रखने की बात कर रही है और तरक्की का नारा दे रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो बुनियादी मसले हैं लोगों के, जो रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है, वो भी हल नहीं हो सका है। बुनियादी मसले का हल नहीं निकल पाया। खुर्रम दिल्ली से मौजूद हमारे नुमाइंदे। खुर्रम, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा मिलता जुलता एक सवाल है जो महफूज से भी बात हो रही थी कि जो
दिल्ली में आइम्मा और मुअज्जिनीन को जो तनख्वाहें नहीं मिली हैं, ये तो और जो वक्फ बोर्ड के मुलाजिम उन्हें 8 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, ये आइम्मा मुअज्जिनीन और जो बेवाओं को पेंशन नहीं मिली, क्या ये भी 8 महीने से ये मामला रुका हुआ या इनका मामला और पहले से रुका है? इसके बारे में क्या दलील दी जा रही है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 250 के करीब, उनको बेवाओं को पेंशन, ये तमाम चीज़ें तो 8 महीने से नहीं हुई हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को अगर तनख्वाह नहीं मिलती तो इनको पेंशन देना या फिर सैलरी देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो प्राइवेट मस्जिदों के इमाम थे उनको भी तनख्वाह देने का ऐलान किया था। वो तनख्वाह गुज़िश्ता साल अक्टूबर-नवंबर में दी गई थी, उसके बाद से फिर तनाज़ा पैदा हो गया और उसके बाद से तनख्वाह नहीं दी गई है। तो इस तरह का मामला है। तो तनख्वाहें अभी रुकी हुई हैं, वक्फ बोर्ड के पास पैसा ज़रूर है लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर यह चीज़ें फंसी हुई हैं। विशाल जी, अब हम आपको बता दें नाज़रीन कि एक तो ये हमने देखा कि वक्फ बोर्ड दिल्ली में किस तरह से जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनकी 8-8 महीनों की तनख्वाहें रुकी हैं, उससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। और वक्फ बोर्ड के तहत जो मसाजिद हैं जहाँ के इमाम को मुअज्जिनीन को वहाँ से सैलरी दी जानी थी वो भी रुकी हुई है, बेवाओं को पेंशन भी नहीं मिला है। मदरसा बोर्ड बिहार का जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है वहाँ पर करप्शन का बोलबाला है और लगातार ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि मदरसा बोर्ड को कंगाल बनाने की एक साजिश चल रही है। रुख करते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश का। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार मौजूद हैं। पहले आपको हम कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं कि मेरठ में और खास से लगभग पूरे मुल्क में इस तरह से खबरें पूरे मुल्क से आ रही हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, लॉकडाउन के दिनों में प्राइवेट स्कूल वालों ने कई सतह पर रियासती हुकूमतों के हिदायत के बावजूद जो पेरेंट्स हैं उनसे स्कूल की फ़ी मांगी है, ट्यूशन फ़ी मांगा है और उसके लिए दबाव भी बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनके साथ या दूसरे जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और उनके साथ कई बार मिसबिहेव भी किया जा रहा है। पहले आपको हम 2 बयान सुनाते हैं जो मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। परेशान कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। फ़ोन आया वहाँ से तो हमने कहा सही है, तो कहने लगे वो आपने अगर नहीं जमा कर सकते तो फिर आप है ना ऑफिस में आके मिलिए। मैंने कहा सही है, ज़रा से खुल जाए चलने लगे तो फिर अपना आके मिलते हैं ऑफिस में। तो इसी वजह से बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, एबीसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं और हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है और हमसे साइन बहुत ज़्यादा पेपर पे कराए जाते हैं। ज़्यादातर टीचरों को वेतन का भुगतान 6, 7, 8 हज़ार से लेके 12 हज़ार के बीच में दिया जाता है और लेकिन उनके दस्तखत 28 हज़ार 38 हज़ार इस प्रकार से करके एक फर्जी ऑडिट करा के और उस ऑडिट की आड़ में CBSE और सारे सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा सरेआम। क्योंकि पिछले कुछ महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो इशू वहाँ पर भी है, JD ऑफिस में भी है, वहाँ से भी जांच चल रही है, सैलरी का ही इशू है। तो इस तरह के मामले सिर्फ मेरठ का ही, ये कोई मेरठ का वाक़या नहीं है बल्कि लगभग तमाम जगहों पर, तमाम रियासतों में कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तंजीर अंसार हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। तंजीर, ऐसे किन मामलों को लेकर और ये जो मुजाहरा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं ये कौन लोग हैं और क्या किसी खास 1-2 स्कूल में ये चीज़ें चल रही हैं या फिर लगभग तमाम प्राइवेट स्कूलों का लगभग यही हाल है? जी देखिए, साल जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई मार्च से और तब से ही कारोबार बंद है और रोज़गार लोगों का मुतासिर हुआ, उसके साथ तालीम भी जो है वो भी मुतासिर हुई है। स्कूल तब से बंद हैं और अभी तक नहीं खुल पाए हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपनी जो फीस है उसको लेकर कोई नरमी नहीं बरती। कितने एहतजाज किए गए, जो कारोबारी थे उन्होंने सड़कों पर उतरकर कलेक्ट्रेट में वहाँ पर एहतजाज किया, कितनी एप्लीकेशंस दी, यहाँ तक कि इन प्राइवेट स्कूलों का मामला जो है वो हुकूमत तक पहुँचा। लखनऊ में इस सिलसिले में बात हुई। लेकिन प्राइवेट स्कूल और ख़ासतौर पर जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है, 5-5 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस अदा करते हैं जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चों की और लाखों रुपए फीस है साल की, उन्होंने 1 पैसे की भी रिबेट नहीं की है और कोई रियायत नहीं दी बच्चों के वालिदैन को और उन्होंने फीस जमा की। लेकिन इसके दूसरे पहलू ये है कि फीस तो वो जमा करवा रहे हैं, वालिदैन पे प्रेशर भी डाल रहे हैं। अगर कोई क्वार्टरली फीस जमा करवाता था तो उसने सिर्फ इतनी रियायत की है स्कूल ने कि वो कह रहा है कि मंथली आप जमा करिए लेकिन फीस आपको पूरी जमा करनी पड़ेगी।
वालिदैन फीस जमा भी कर रहे हैं, चाहे उनका कारोबार चल रहा है, रोजगार है नहीं है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो टीसी नहीं देंगे अगर वो स्कूल में फीस नहीं जमा करते और साल में के बाद वो निकालना चाहते हैं, कहीं दूसरे जगह दाखिला कराना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बाकायदा मीटिंग की और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम टीसी नहीं देंगे जब तक कि पूरे साल की फीस नहीं जमा करेंगे बच्चे। इन हालात में किसी तरह से लोग फीस जमा कर रहे हैं, बड़े स्कूलों में जहां बहुत ज्यादा फीस है, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वहां भी फीस जमा हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने स्टाफ को और टीचरों को ये कह रहे हैं कि फीस नहीं जमा हो रही है तो इसलिए हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। और ये कोई एक दो स्कूलों का मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों में दीवान पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, वहां के एक टीचर ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनकी किस्तें थी, उन्होंने बाइक अपनी जो है वो किस्तों पर ले रखी थी और उनकी किस्तें जो है उनको भरना थी, घर के हालात ठीक नहीं थे, कोई काम चल नहीं रहा था। म्यूजिक टीचर थे वो दीवान पब्लिक स्कूल में, आशीष नाम था उनका, और उन्होंने खुदकुशी कर ली और ये बात 2 दिन बाद पता चली, तब जाकर कहीं मामला खुला है। और इसी के साथ ही अभी ऋषभ एकेडमी का कल ये मामला सामने आया है और वहां हंगामा हुआ। 100 टीचरें जो थी वहाँ की उस एकेडमी में, जो स्कूल्स में मुख्तलिफ जगह पर उनकी टीचरें पढ़ा रही थी, वो सब आई और उन्होंने बाकायदा मैनेजिंग कमेटी जो स्कूल की उसके सामने एहतजाज किया। ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। हालांकि इसमें एक मामला और जोड़ा जा रहा है कि वहां पर कुछ कैमरे लगा रखे थे टॉयलेट बाथरूम में, लेकिन मेन जो इशू है वो सैलरी का ही है, क्योंकि इनको 5 महीने से गुज़श्ता 5 जो उनका कहना है, अभी हमने एक बयान सुना है, अभी जो हमने अपने नाज़रीन को एक बयान सुनाया, एक टीचर, वो खुद को टीचर बता रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार यानी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या उनमें से एक है जिन्होंने इसको माना है कि ऐसा स्कूलों में हो रहा है इन टीचर्स के साथ? जी बिल्कुल, ये जब भी स्कूल गए अपने टीचर जाके अपनी तनख्वाह का मुतालबा जब करते हैं तो मैनेजमेंट कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं वो इनसे बदसलूकी करते हैं। वहाँ पर इनको भगाया जाता है कि जब फीस नहीं जमा हो रही है तो हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। और ऐसे मामले सामने आए हैं जब वहाँ पे अकाउंट्स का पता चला तो उसमें यह भी हुआ कि इनको कैश में सैलरी दी जाती है और जितनी सैलरी लिखी जाती है, जो कागज़ों पर है, जिसकी जो सिग्नेचर कराए जाते हैं रजिस्टर पे जहाँ पर सैलरी इनको दी जाती है, जब तो वो ज़्यादा पर कराई जाती है और सैलरी इनको कम दी जाती है। तो इस तरह से इस्तेसाल हो रहा है। इस तरह महफूज, आप पटना में मौजूद हैं। महफूज, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पटना या आसपास के शहरों इलाकों में भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो मेरठ से ये रिपोर्ट कर रहे हैं तंजीर? क्या वहां भी प्राइवेट स्कूलों में कुछ इस तरह का चल रहा है? बिल्कुल वैसाल, निजी स्कूलों की जानिब से, हालांकि हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल जो है ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेंगे। अगर वो क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास जिन स्कूलों में हो रहा है, वो ट्यूशन फीस की रकम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ निजी स्कूलों ने बिल्कुल नंगा नाच किया है, ट्रांसपोर्ट का पैसा लिया है। तमाम वो रकम जो रेगुलर क्लासेज जब स्कूल के चल रहे थे, जिस तरह से ले रहे थे स्कूल के इंतज़ामिया, उसी तरह से स्कूलों की इंतज़ामिया ने गार्जियन से वो तमाम रकम और फीस वसूल किया है। ख़ास बात यहाँ ये भी है कि जो चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन है निजी स्कूलों का, वो ये दावा करता है कि बिहार के निजी स्कूलों में माली बहरान है। माली मुश्किलों से रियासत की 25,000 निजी स्कूलों के सामने माली बहरान का मसला खड़ा हो गया है। वो ये भी मुतालबा कर रहा है, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, वज़ीर आला को भी ख़त लिखा है और ये कहता है कि निजी स्कूलों को स्पेशल मराहत दिया जाए। जबकि हकीकत ये है कि निजी स्कूलों की जानिब से फ़ीस में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई। बहुत ज़्यादा जब हंगामा हुआ तो ट्रांसपोर्ट फीस में कुछ रकम को छोड़ा गया, यानी 20% रकम को जो है छोड़ा गया है, जबकि बसें नहीं चल रही है, बसें स्कूलों में खड़ी है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, बावजूद इसके लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। तो जाहिर है कोरोना की मुद्दत कार में ऐसे लोग जो कई तिजारत पेशा लोग थे, जिनकी तिजारत बैठ गई है, दुकानें बंद हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला सामने खड़ा हो गया है कि वो किस तरह से पैसा दें। एक और बड़ा मसला वैसाल यहाँ ये भी है कि जिन घरों में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2, 3, 4 बच्चे जिन घरों में हैं और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके सामने ऑनलाइन क्लास का भी एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। उनके पास मोबाइल आमतौर पे घरों में 1 या 2 या 3 मोबाइल होता है, लेकिन मोबाइल बच्चों को देना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में लैपटॉप नहीं है, जाहिर है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तकनीकी फैसिलिटीज़ के बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा जा सके। तो निजी स्कूलों में जो बच्चे ज़ेरे तालीम है उसमें कुछ फ़ीसद बच्चे ऑनलाइन क्लासेस
ज़रूर उन्होंने लिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो और सरकारी स्कूल के ऑनलाइन क्लास का इंतजाम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से ये खबर आई थी, हमारे नुमाइंदे मेहताब ने रिपोर्ट की थी कि वहां पर स्कूलों के ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम तो हुआ, लेकिन उर्दू स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवाल यहां भी खड़ा होता है कि क्या उर्दू स्कूलों को या उर्दू स्कूलों के तलबा को तालीम हासिल करना कोरोना के दौर में जरूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे इस खास शो में अपने अपने इलाके से ये रिपोर्ट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। हमारी सैलरी जनवरी में आई है और जनवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी। 8-8 महीने अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो घर में हमें परेशानियां तो होंगी ही। स्कूल वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं। सड़क से